बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो राह हमवार हो चुकी है वो भी आपको बताता हूँ। मियां नवाज शरीफ दुबई के दौरे पे वहाँ पे उन्हें क्या प्रोटोकॉल मिल रहा है और उनकी वापसी का रोड मैप कैसे तैयार हो रहा है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले वो जो टाइटन सबमर्सिबल जिसमें हमारे दो पाकिस्तानी सवार थे, शहजादा दाऊद, सुलेमान दाऊद, एक वीलॉग मैंने उसके ऊपर पहले किया था जिस दिन खबर आई थी। यूएस कोस्ट गार्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जुमेरात के रोज़, तकरीबन जब संडे को वो गुमशुदा हुई है सबमर्सिबल। उसके बाद फिर 96 आवर्स के बाद उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जी वो मिल नहीं सके और अब हम इस नतीजे पे पहुँचें क्योंकि हमें कुछ डेब्री, कुछ मलबा मिल गया उसका, कि इट वाज़ अ कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन। और उसका मतलब मैंने आपको बताया था कि कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन क्या होता है। वो कैटास्ट्रोफी का मतलब तबाही है, इम्प्लोजन धमाके को कहते हैं। लेकिन जब धमाका आउटवर्ड होता है यानी बाहर की जानिब, मिसाल के तौर पे जिस तरह से कोई गैस सिलेंडर फटता है तो वो एक्सप्लोजन होता है। जब वो इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ धमाका होता है और हर चीज़ क्रश हो जाती है, रेज़ा रेज़ा हो जाती है, टुकड़े हो जाती है, उसको इम्प्लोजन बोलते हैं। तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। पाकिस्तान की फैमिली थी और बहुत ज़्यादा अफसोस की बात ये थी कि बाप बेटा उसके अंदर सवार थे। अब वो शहजादा दाऊद साहब और सुलेमान दाऊद दोनों की कुछ तस्वीरें मैंने देखी हैं। वो बाप बेटे का जो प्यार है वो सीने पे लगाए हुए अपने बेटे को, लेटे हुए बेड पे, तो वो देख के बड़ा दिल दुखता है, दिखता कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। लेकिन बहरहाल ये जो यूएस कोस्ट गार्ड ने उस दिन की थी ना जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब सवाल कुछ पैदा होते हैं। इसके बाद सवाल ये पैदा होते हैं कि ये जो तकरीबन हफ्ते को वो गुमशुदा हुई है सबमर्सिबल, और फिर हफ्ता, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, 5 दिन बाद जो यूएस कोस्ट गार्ड कह रहा है कि इट वाज अ कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन, तो ये पहले क्यों नहीं इन्होंने ऐलान किया? आपको याद है पिछले वीलॉग में मैंने आपको एक बंदा जिसने कोड डिज़ाइन किया था उस सबमर्सिबल को, यानी कि उस सियाहती आबदोस को जो इस वक्त समुंदर का सबसे गहरा पॉइंट है पूरी दुनिया में, जिसको मेरियाना ट्रेंच बोलते हैं, तकरीबन 11 किलोमीटर वो नीचे है, वो इंजीनियर भी है। उस बंदे को मैंने कोट किया था पिछले वीलॉग में और उसने कहा था दैट साउंड ट्रेवल्स पर्टिकुलरली वेल अंडर वाटर, यानी कि जो आवाज़ है वो बड़े आराम से ट्रैवल करती है। अगर धमाका होता है उसकी आवाज़ होती है और उसकी आवाज़ फौरी तौर पे कैच हो जाती है और जो मिलिट्री फ़ोन्स जिसके थ्रू वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है वो लगे हुए डिटेक्ट हो रहा है, तो उसमें वो चीज़ आ जानी थी, क्योंकि वो जो हाइड्रोफोन्स होते हैं उसके थ्रू आवाज़ें सुनी भी जा सकती हैं अंडर वाटर और उसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। तो ये जो इम्प्लोजन इन्होंने इवेंचुअली यूएस कोस्ट गार्ड ने कहा कि हुआ है, तो ये तो इम्प्लोजन फिर उसी वक्त हो गया था जिस वक्त राब्ता मुनक़ता हुआ था, तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट के बाद, एंड दे वर ऑलमोस्ट देयर वेरी क्लोज टू द टाइटैनिक ज़ेरे समंदर। तो उसके बाद फिर 5 दिन तक इसका ऐलान क्यों नहीं हुआ, ये एक सवाल है। और अब एक स्टेटमेंट ये भी आ रहा है और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इसके ऊपर लिखा है कुछ हवालों से, और दीगर कुछ बैनुल-अक़वामी जरीदों ने भी इसके ऊपर लिखा है कुछ हवाले से। लेकिन ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन आ रही है बैनुल-अक़वामी मीडिया में, उसमें एक इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि यूएस नेवी, अमेरिका की जो नेवी है, उसकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया कि हमने एक धमाके को डिटेक्ट किया था, उसकी आवाज़ को, और हमने यूएस कोस्ट गार्ड को बताया था कि हमारा जो भी रडार सिस्टम है या हमारे पास जो भी इक्विपमेंट है उसके अंदर हमने धमाका डिटेक्ट किया है। ये हमने पहले दिन ही बता दिया था। सो द क्वेश्चन इज़ कि अगर यूएस नेवी ने भी पहले दिन बता दिया था तो यूएस कोस्ट गार्ड ने 96 घंटे गुजरने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? अब इसका जवाब ये हो सकता है कि वो जी SOPs फॉलो कर रहे थे कि जो सर्च है या रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको जारी रखना है। 96 घंटे की ऑक्सीजन होती है सबमर्सिबल में, जब तक वो वक्त पूरा नहीं हो जाता तब तक यू कैन नॉट गिव अप, और इवेंचुअली जब वो वक्त पूरा हो जाए तो उसके बाद जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है या कंक्लूजन है, जो नताइज हैं, उसके मुताबिक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, वो कहेंगे। लेकिन सवाल एक और है, सवाल चलें डिले का भी आप छोड़ दें ऐलान में, सवाल ये है कि इसमें क्या कोई ह्यूमन एरर की गुंजाइश थी या कोई नेग्लिजेंस थी, गफलत थी? देखें, जेम्स कैमरॉन बड़ा मशहूर एक डायरेक्टर है जिसने टाइटैनिक फिल्म बनाई थी, टाइटैनिक के ऊपर, वो ख़ुद भी जा चुका नीचे टाइटैनिक के मलबे पे। उसका भी एक इंटरव्यू चल रहा है, उसका मतलब कि एक वीलॉग टाइप चल रहा है
बैनुल-अक़वामी मीडिया पे, जिसमें वो कह रहे हैं कि, और उसने ख़ास तौर पे शहज़ादा दाऊद और सुलेमान दाऊद का जिक्र किया कि वो बाप बेटा थे और बड़ी अफसोसनाक ट्रेजेडी हुई है, उसने भी कहा जेम्स कैमरॉन ने। और उसने कहा कि जब आप किसी भी सबमर्सिबल में बैठकर नीचे ज़ेरे समंदर जाते हैं इस तरह के किसी एक्सपीडिशन या मिशन पे, तो बहुत सारी चीज़ें तवक्को की जा सकती है। मिसाल के तौर पे राब्ते का मुनक़ता हो जाना, मिसाल के तौर पे किसी इक्विपमेंट में किसी किस्म का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाना, मिसाल के तौर पे पानी का बिजली के साथ राब्ते में आकर कोई आग का भड़क जाना, मिसाल के तौर पे इस तरह की कोई भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे नीचे उस सबमर्सिबल का किसी चीज़ के साथ टकरा जाना, मिसाल के तौर पे उसका किसी चीज़ में फंस जाना, मिसाल के तौर पे जैसे वो एक मछली के जाल में, नेट में ऑस्ट्रेलिया की एक सबमर्सिबल फंस गई थी और स्टक हो गई थी, वो हो जाना। तो बहुत सारी चीज़ें उसने कहा हो सकती हैं, लेकिन ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया कि इम्प्लोड कर गई वो जो धमाके से फट गई, धमाके से कैसे वो फट गई। मतलब उसने सवाल ये उठाया है कि ये जो आबदोज़ें होती हैं, चाहे वो सियाहती आबदोज़ें होती हैं, दे आर मेंट फॉर सच थिंग्स, दे डिज़ाइंड फॉर सच थिंग्स। उसमें जो उसका मटेरियल है, स्टील है या बाकी जितने भी मटेरियल से वो बनती है, तो वो इम्प्लोड करने का तो तवक्को नहीं होती है और वो नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे हुआ, ये उसने सवाल उठाया इसके अंदर। और उसने कहा है कि ये इम्प्लोजन कभी पहले सुनी भी नहीं हमने। ये जेम्स कैमरॉन ने कहा है कि मैंने कभी पहले इम्प्लोजन नहीं सुनी कम से कम। अब एक और थ्योरी जो इंटरनेशनल मीडिया पे आ रही है वो ये आ रही है कि जब उसका राब्ता मुनक़ता हुआ है तो SOPs, ये जो ओशन गेट कंपनी थी जो लेकर जाती थी लोगों को वहाँ पर, तो SOPs के मुताबिक SOPs ये थे कि वो जो थी सबमर्सिबल, उसका जो ऑपरेटर या उसका जो ड्राइवर है, उसने उसको फौरी तौर पर नीचे ले जाना है, बिल्कुल वहाँ पे नीचे ले जाना है जब राब्ता मुनक़ता हो जाता है। सो दैट ये SOPs में था कि ऊपर जो मदरशिप है, ये SOPs में था कि मदरशिप के साथ सबमर्सिबल का अगर राब्ता मुनक़ता होता है तो सबमर्सिबल जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में सीधा नीचे जाके समुंदर की तह पे उसको फिक्स कर देना है, ताकि उसको लोकेट करने में और उसको डिटेक्ट करने में, ढूंढने में आसानी पैदा हो। और अगर रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से फिर रेस्क्यू कर लिया जाए। अदरवाइज़ अगर वो उस डायरेक्शन में नीचे नहीं जाएगा तो फिर वो इधर उधर कहीं चला जाएगा, तो पहला प्रॉब्लम ये होगा कि उसको लोकेट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो ये SOPs में शामिल। अब सवाल ये है कि जब राब्ता मुनक़ता हुआ है तो वो तेज़ी से वो नीचे गई है सबमर्सिबल, तो वो तेज़ी से वाटर प्रेशर, क्या इतनी तेज़ी से वो नीचे गई है, ये सवाल उठ रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में कि क्या वो इतनी तेज़ी से नीचे गई है कि पानी का दबाव इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि एकदम इतना बड़ा इम्प्लोजन हो गया है, जिसके नतीजे में ये वाक़या हो गया। और इम्प्लोजन जब होता है तो फिर कुछ भी नहीं बचता। जब सबमर्सिबल ही नहीं बची, वो तकरीबन मेरे ख्याल में उसका जो वज़न बताया जा रहा है वो 10,000 किलोग्राम के करीब बताया जा रहा है। तो जब इतनी मजबूत स्टील की, लोहे की, बाकी दीगर जितनी भी धातें थी उनकी बनी हुई सबमर्सिबल नहीं बची, तो इंसानी जिस्म का क्या वहाँ पे हो सकता है, आप बताएं। तो बहरहाल ट्रेजेडी बहुत बड़ी है, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर हो रही है, बातचीत हो रही है, मीडिया भी बात कर रहा है, आने वाले दिनों में बातचीत भी होगी और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी कि क्या कोई ह्यूमन एरर था इसके अंदर, क्या कोई नेग्लिजेंस थी इसके अंदर, और अगर थी तो वो किसकी थी, और जिसकी थी अकॉर्डिंगली उसके हवाले से फिर इन्वेस्टिगेशन में फाइंडिंग्स आएंगी। तो ये तो है जी इसके हवाले से। अब वैसे जब इस तरह का कोई टॉपिक आप कवर करते हैं ना, तो दिल नहीं करता कि अच्छा जी अब ये कहानी मुकम्मल हो गई है तो अब आगे चलते हैं पॉलिटिक्स में और अब मैं आपको नवाज शरीफ के बारे में बताता हूँ। तो प्लान तो मेरा यही था कि ये 2-3 चीज़ें इसको इस वीलॉग में कवर करेंगे, लेकिन अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसी वीलॉग में मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, दुबई की उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से और कानूनी कौमी असम्बली में जो 5 साल की मुद्दत हो गई है उसके हवाले से कोई बात करूं। सो लेट्स नॉट डू दिस इन दिस वीलॉग, एक दूसरे वीलॉग में कर लेंगे। और ये वीलॉग बाप बेटे के नाम, शहज़ादा दाऊद के नाम और उनके बेटे सुलेमान दाऊद के नाम, क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा है कि वो जो बच्चा था 19 साल का सुलेमान दाऊद, वो नहीं जाना चाहता था, वो
वो थोड़ा घबरा रहा था कि मैं नीचे नहीं जाना चाहता, इतनी नीचे टाइटैनिक जहाँ पर उसका मलबा पड़ा हुआ है। तो जो शहज़ादा दाऊद साहब हैं, तो उन्होंने उसको कन्विंस किया कि नहीं, फादर्स डे है तो तुझे मुझे कोई गिफ्ट देना चाहिए फादर्स डे पे, तो यही मेरा गिफ्ट है कि तू मेरे साथ इस एक्सपीडिशन पे चल। तो बच्चा फिर अपने बाप की मोहब्बत में मान गया, तो वो फिर साथ चला गया। लेकिन किस्मत में फिर जो कुछ लिखा था वो हो गया। बाप बेटे का रिश्ता बड़ा वैसे तो रिश्ते सारे ही बड़े, आपको पता है कि हर रिश्ते की अपनी एक वो होती है, एक यूनिकनेस होती है ना हर रिश्ते की। बाप बेटे का अपना एक रिश्ता है, माँ बेटे का अपना एक रिश्ता है, बाप बेटी का अपना, हर रिश्ते की अपनी एक डायनामिक्स होती है, उसकी अपनी एक फील होती है। तो बाप बेटे का जो रिश्ता है वो बड़ा एक ऐसा रिश्ता है कि वो जो सेटिस्फैक्शन और सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एक बाप को अपने बेटे से मिलती है और एक बेटे को अपने बाप से मिलती है, वो दुनिया का कोई और रिश्ता नहीं दे सकता मेरे ख्याल में। जो एक बाप को अपने बेटे से सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है या सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है, और ये एक वाहिद रिश्ता है जिसमें ये होता है कि मैं आपको बताऊं कि वो अक्सर आपने सुना होगा, मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि अक्सर वो पंजाबी की एक मिसाल है ना कि ये मेरे वालिद साहब ने मुझे बताई कि 100 खुराकां ते एक घ्यो ते 100 चाचे ते एक प्यो, यानी कि बाप का कोई नेमुल बदन नहीं होता। इसी तरह बेटे का भी नेमुल बदन नहीं होता, ठीक है। तो जो बाप का रिश्ता है और जो बेटे का रिश्ता है उसकी डायनामिक्स कुछ इस तरह की है कि ये एक वो वाहिद रिश्ता है जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो भी शख्स होता है ना, मर्द जो होता है, वो बड़ा एक कंपेटिटिव ज़ेन का मालिक होता है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया में अपनी फैमिली के लिए ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए, कमाने के लिए, उनको एक बेहतर लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने के लिए बाहर की दुनिया में compete करता है, जिस भी लेवल पे करता है। कोई मज़दूर है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो उस कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन में जाता है और वो सबसे आगे निकलने की कोशिश करता है। मुख्तलिफ नेचर के लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो बहुत कंपेटिटिव भी होते हैं ना, कंपेटिटिव इन नेचर, एंड दे वांट टू अचीव बिग इन लाइफ एंड दे ड्रीम बिग, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और अचीव करना चाहते हैं और सबसे आगे निकलना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं। उनसे भी अगर आप पूछें ना कि आपका बेटा अगर आपसे आगे निकले तो क्या फीलिंग है आपकी, यानी कि जो शख्स कहे ना कि मैं सबसे आगे निकलूं, लेकिन उनसे भी अगर आप पूछें कि आपका बेटा अगर आपसे आगे निकले, तो वो शख्स भी बाप का वाहिद रिश्ता है इस दुनिया में, वाहिद रिश्ता है जो खुश होता है बेटा जब उससे ज़्यादा तरक्की करता है। और कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि वो खुश हो उस तरह से कि जी इसने मुझसे ज़्यादा तरक्की की है। बाप का वाहिद रिश्ता है जो ख्वाहिश रखता है, जो दिल से खुश होता है, जो दुआ करता है कि ये मेरा बेटा मुझसे आगे निकले, मुझसे भी आगे निकले। ये बाप का वाहिद एक रिश्ता है। तो ये वीलॉग शहज़ादा दाऊद और सुलेमान दाऊद के नाम, उन दोनों को ट्रिब्यूट, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।